हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में लास्ट हमने किया था एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी और हमने कंक्लूजन निकाल लिया था कि जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है किसी भी रिएक्शन की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ रिएक्शन की। ठीक है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी रिएक्शन की ज़्यादा होगी तो उसका जो रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी रिएक्शन की कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट हम करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस रेट ऑफ रिएक्शन। तो आज हम टॉपिक करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर डिपेंडेंस रेट ऑफ रिएक्शन कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन पे। ठीक है, हाँ जी। हम सभी जानते हैं अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो कोई भी रिएक्शन है उसकी जो रेट है वो बढ़ेगी, क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो जल्दी एक्टिव हो जाते हैं। जैसे हम पानी गर्म करते हैं या फिर शुगर की सोल्युबिलिटी देखते हैं, ठीक है, वाटर के अंदर। तो अगर मैं पानी को गर्म कर देता हूँ तो शुगर जो पार्टिकल्स हैं वो जल्दी सोल्यूबल हो जाते हैं। ठीक है, तो जो चीनी है वो जल्दी सोल्यूबल हो जाएगी। तो इसी तरह से मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ किसी भी रिएक्शन का तो जो रिएक्शन रेट है वो बढ़ जाती है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली हमने क्या पाया, एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि जब भी मैं किसी रिएक्शन की रेट 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाता हूँ, ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करता हूँ किसी भी रिएक्शन का तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो जाती है, दुगनी हो जाती है। ठीक है, हाँ जी। तो मैं लिख सकता हूँ द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन becomes double when we increase the temperature, when we increase the temperature of reaction, temperature of reaction by 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जब भी मैं 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाता हूँ तो जो रिएक्शन की जो रेट है वो दुगनी हो जाती है। ठीक है, और इस प्रोसेस को मैं क्या बोल सकता हूँ, टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, हाँ जी, इसको मैं क्या बोलता हूँ, टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसको मैं n से डिनोट करता हूँ। ठीक है, n क्या होगा, रेट कांस्टेंट, n होगा रेट कांस्टेंट एट T+10 डिग्री सेल्सियस। T+10 डिग्री सेल्सियस मीन्स जब मैंने 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया है। ठीक है, डिवाइड बाय रेट कांस्टेंट एट T डिग्री सेल्सियस या फिर T टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो रेशो जो होगी, ठीक है, रेशो जो होगी 10 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर कर देता हूँ टू द जब मेरे पास ओरिजिनल टेम्परेचर है। ठीक है, उसकी रेशो को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोल सकता हूँ कि जो n है टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा 308 केल्विन पर जो हमारे पास टेम्परेचर होगा डिवाइड बाय रेट कांस्टेंट होगा, और 298 केल्विन पर जो हमारे पास रेट कांस्टेंट होगा। मीन्स अगर मैं T मानता हूँ तो 98 केल्विन को। ठीक है, तो कोफिशिएंट कैसे निकाल सकता हूँ, टेम्परेचर कोफिशिएंट मैं कैसे निकाल सकता हूँ, रेट कांस्टेंट एट 308 केल्विन पर मीन्स 10 आपने इंक्रीज कर दिया है, डिवाइड बाय रेट कांस्टेंट एट 298 केल्विन। ठीक है, हाँ जी, इसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, टेम्परेचर को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ रेट कांस्टेंट के टर्म में ग्राफिकली। हाँ जी, आपको पता है
कि हमारा कोई ना किसी भी रिएक्शन के पास कुछ ना कुछ थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, ठीक है। और अगर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के पास या फिर कोलाइडिंग मॉलिक्यूल के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी होती है या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर जो एनर्जी होती है, तभी रिएक्शन क्या हो जाएगी, कंप्लीट होती है, या फिर तभी कोलोजन इफेक्टिव माना जाता है, ठीक है। ये बात हमारी हो चुकी थी। तो हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और काइनेटिक एनर्जी के बीच। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एंड काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एंड काइनेटिक एनर्जी, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हम किसको बोल रहे हैं, इफेक्टिव कोलाइजन को, ठीक है। जो कोलाइजन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में चेंज करते हैं, ठीक है, इफेक्टिव कोलाइजन को। और काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स की, ठीक है, मूवमेंट के कारण जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो हम देखते हैं अगर मान लो एट टेम्परेचर टी टेम्परेचर पे मैंने देखा कि जो इफेक्टिव कोलाइजन है, मैं एक मान लेता हूँ ए हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ए हमारे पास है किसी भी रिएक्शन की थ्रेशोल्ड एनर्जी, मींस इससे ज़्यादा एनर्जी होगी कोलाइडिंग पार्टिकल्स की, तो वही इफेक्टिव कोलाइजन देगा, ठीक है। उसी से ही क्या होगा, कोलाइजन, उसी से ही रिएक्शन कंप्लीट होगी। अगर ए से कम एनर्जी है तो वो नॉन इफेक्टिव कोलाइजन माना जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर टी पे हमने देखा जो इफेक्टिव कोलाइजन है, उनकी वैल्यू आई, ये इफेक्टिव कोलाइजन है, ये शेडेड एरिया से मैं उसको डिनोट कर देता हूँ, ये हमारे पास इफेक्टिव कोलाइजन आए हैं, ठीक है, एट टेम्परेचर टी पर, ठीक है। टेम्परेचर टी पर मेरे पास, क्योंकि इसको मैंने इफेक्टिव कोलाइजन क्यों बोला है, क्योंकि इनकी जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है, इससे इधर जो थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम एनर्जी है, ठीक है, उसको मैं क्या मानूंगा, नॉन इफेक्टिव कोलाइजन, ठीक है। उसके बाद अगर मैं टेम्परेचर 10 डिग्री इंक्रीज कर देता हूँ, राइज कर देता हूँ रिएक्शन का टेम्परेचर, हाँ जी, 10 डिग्री इंक्रीज मैंने कर दिया, तो मैंने देखा मेरे पास इस तरह से ग्राफ आया, जो ये पाथ है वो कम हो गया है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर मैंने टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया है तो मेरे पास जो पाथ आया वो क्या हो गया, जो पाथ हो गया या फिर जो कर्व आई है वो कम हो गई है, और जो फ्रैक्शन एरिया है, या फिर मैं बोल सकता हूँ जो कोलाइडिंग पार्टिकल है जो हमें इफेक्टिव कोलाइजन देते हैं वो डबल हो चुका है, ठीक है। हाँ जी, वो डबल हो चुका है, या फिर इसको नाम भी दे सकते हैं। पहले जो मेरे पास इफेक्टिव कोलाइजन दे रहे थे वो एरिया शो करता है ए बी सी डी इफेक्टिव पार्ट था मेरे पास, लेकिन जब मैंने 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया है तो मेरे पास जो इफेक्टिव पार्ट है वो आया है ए ई एफ एंड डी, ए ई एफ एंड डी। तो हम देख सकते हैं कि इफेक्टिव कोलाइजन डबल हो चुके हैं, तो इसका मतलब क्या है, हमारी रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगी। जब भी मैं टेम्परेचर को 10+10 डिग्री या फिर 10 डिग्री राइज करता हूँ तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाती है, क्योंकि हमारे पास जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जो इफेक्टिव कोलाइजन देते हैं वो भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाता है। क्लियर है, ठीक है। हाँ जी, ये जो कर्व है हमारे पास, इसको हम बोल सकते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी एट T+10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये है T डिग्री सेल्सियस, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, मीन्स जो रिएक्शन है उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा इस कर्व तक पहुंच सकती है, इसलिए हम इसको बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। क्लियर है, हाँ जी। और ये पाथ जब भी मैं 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ, ये पाथ हमारे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मीन्स रिएक्शन रेट बढ़ जाएगी। अगर मैं किसी भी शॉर्ट पाथ से जाता हूँ, ठीक है, शॉर्टकट रास्ते से जाता हूँ, तो हमारी रिएक्शन क्या होगी, जल्दी हो जाती है। मैं
अपने टारगेट तक जल्दी पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो अगर उसने टेम्परेचर T रखा है, ठीक है, टेम्परेचर मीन्स कम रखा है, तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा पाथ को कवर करने के लिए। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, बढ़ेगी, तो इसका मतलब उसको पाथ कम कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, अगर टेम्परेचर मेरे पास ज़्यादा है तो उसका पाथ क्या होगा, कम होगा, और अगर मेरे पास टेम्परेचर कम है तो उसका पाथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर है, ठीक है। हाँ जी, अब मैं रेट ऑफ रिएक्शन को क्वांटिटेटिवली भी डिस्क्राइब कर सकता हूँ। टेम्परेचर की जो रिलेशनशिप है रेट ऑफ रिएक्शन की, क्वांटिटेटिवली भी मैं इसको डिस्क्राइब कर सकता हूँ, और उसके लिए हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाएंगे अर्हेनियस इक्वेशन को। अर्हेनियस इक्वेशन, अर्हेनियस इक्वेशन, अर्हेनियस इक्वेशन हमारे पास होगी A इक्वल टू K इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट, K इक्वल टू A e की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। क्लियर? हाँ जी, यहाँ पर K है हमारे पास रेट कॉन्स्टेंट, किसी भी रिएक्शन का रेट कॉन्स्टेंट, ठीक है। A है हमारे पास फ्रीक्वेंसी पैरामीटर, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या फिर हम बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। हाँ जी, EA है आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर? हाँ जी, R है आपके पास गैस कांस्टेंट, R है गैस कांस्टेंट, और गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन भी साथ में आपको लेके चलना है। T है टेम्परेचर, T आपके पास होगा टेम्परेचर। क्लियर है? तो ये आपके पास है अर्हेनियस इक्वेशन। इससे भी हम प्रूव कर सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगी, ठीक है। हाँ जी, एक्सप्रेस कर देते हैं हम ये। अर्हेनियस इक्वेशन है K इक्वल टू A e की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। At temperature T, at temperature T temperature, which is corresponding to rate constant K1 या T1 टेम्परेचर में मान लेता हूँ, जो कि कोरस्पॉन्डिंग रेट कांस्टेंट होगा, कोरस्पॉन्डिंग रेट कांस्टेंट K1, ठीक है। मीन्स T1 टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग है रेट कांस्टेंट क्या, K1। और मान लिया जो T1 टेम्परेचर है मेरे पास है 298 केल्विन, मैं मान के चलता हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो एट टेम्परेचर T1 K1 इक्वल टू A e की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ये मेरे पास आ गई अर्हेनियस इक्वेशन एट टेम्परेचर T1। नेक्स्ट एट टेम्परेचर T2, टेम्परेचर T2 उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेट कांस्टेंट होगा K2, ठीक है। हाँ जी, और T2 ज़्यादा है T1 से, मीन्स मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। या फिर मैं बोल सकता हूँ T2 क्या है, 10 डिग्री मैंने 10 केल्विन मैंने इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। 308 केल्विन है, T2 की वैल्यू है 308 केल्विन, जो कि ज़्यादा है T1 से। अब मुझे ये प्रूव करना है कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रेट कांस्टेंट आएगा K2, वो ज़्यादा होगा किससे, K1 से। हाँ जी, देन सिमिलरली K2 हमारे पास होगा A e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर T2, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट हम लॉगरिथम लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग बोथ
साइड्स। हाँ जी, ये आ गया मेरे पास ln K2 इक्वल टू ln A इंटू e की पावर माइनस EA बाय RT2। हाँ जी, ln K2 इक्वल टू ln A, आपको पता है log की प्रॉपर्टी, log ऑफ A इंटू B क्या होगा, log A प्लस log B, ln A प्लस ln e की पावर माइनस EA बाय RT2 क्या। हाँ जी, ln E क्या होता है 1, ln E होगा 1। ln E होगा आपके पास 1, तो ये आ गया मेरे पास टर्म ln K2 इक्वल टू ln A, ये 1 हो गया माइनस EA अपॉन RT2, माइनस EA अपॉन RT2, इसको फर्स्ट इक्वेशन में मानते हैं। सिमिलरली निकल जाएगा आपके पास ln K1 के लिए भी, ln K1 इक्वल टू ln A माइनस EA अपॉन RT1 यार, ठीक है। हाँ जी, 2 को सब्सट्रैक्ट कर दो, किसमें से 1 में से, सब्सट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, ठीक है, एक में से इसको घटा दीजिए, तो ये आ गया आपके पास। हाँ जी, ln K2 माइनस ln K1 इज इक्वल टू ln A माइनस EA अपॉन RT2। हाँ जी, माइनस ln A माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस EA अपॉन RT2, ln A से ln A कैंसिल हो गया। हाँ जी, ln A माइनस ln B क्या हो गया, ln A अपॉन B, ln K1 अपॉन K2 का इसको लिख सकता हूँ, तो ये आ गया आपके पास EA अपॉन RT1 माइनस EA अपॉन RT2। क्लियर, E अपॉन R कॉमन निकाल लीजिए, ln ऑफ K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन R। हाँ जी, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 आपके पास हो गया। ln K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन R, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। हाँ जी, ln को log में चेंज कर दीजिए, ठीक है, ln इक्वल टू क्या होगा 2.303 log के बराबर, ठीक है, वैल्यू पुट करिए, तो 2.303 log ऑफ K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन R, मैं लिख सकता हूँ इसको एलसीएम T1 T2 माइनस T1, क्लियर। हाँ जी, एलसीएम लेके मैंने लिख दिया T2 माइनस T1, तो ये आ गया मेरे पास log ऑफ K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R, T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, क्लियर है। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई जो प्रूव करते हैं, ठीक है, जो हमें बताती है कि यहाँ पर जो K2 है, K2 क्या है, रेट कांस्टेंट कोरस्पॉन्डिंग टू टेम्परेचर T2 ज़्यादा है किससे, K1 से, ठीक है, जो हमने प्रूव भी करना है। मीन्स हमें कैसे पता चला, ये मैंने टेम्परेचर, जो हमारे पास टेम्परेचर था T2 वो ज़्यादा है T1 से, टेम्परेचर T2 ज़्यादा था T1 से, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो K2 है वो ज़्यादा होना चाहिए। देखना, log K2 माइनस log K1 मैं लिख सकता हूँ, मीन्स बड़े में से छोटा मैं घटाऊंगा, ठीक है। अगर मैं
मान लो 7 है, log K2 है 7 और log K1 है 5, यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आपके पास आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसको ज़्यादा मानता हूँ K2 को, ठीक है, हाँ जी, ये भी आपके पास पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, यहाँ सारा पॉजिटिव है। मैंने T2 को क्या मान रखा है, पॉजिटिव मान रखा है, बड़ा मान रखा है, 308 मान रखा है, ठीक है। 308 माइनस 298 पॉजिटिव रिजल्ट आया, 308 इंटू 298 पॉजिटिव रिजल्ट आया, तो ये सारा पॉजिटिव, बाहर भी कोई नेगेटिव नहीं है, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव आया, मीन्स log K2 माइनस K1 की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। और पॉजिटिव कब आती है, जब K2 बड़ा हो, ठीक है, और K1 क्या हो, छोटा हो, तभी आपकी वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो इससे हमें पता लगता है कि T2 के जो कोरस्पॉन्डिंग रेट कांस्टेंट है K2 वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन से हम प्रूफ कर सकते हैं कि अगर हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होता है किसी भी रिएक्शन का, तो रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज होगा और रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो हमने दो तरह से रेट डिपेंडेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस रेट ऑफ रिएक्शन की है। सबसे पहले तो थियोरेटिकली उसमें क्या होता है, जो कोलाइडिंग पार्टिकल्स है, ठीक है, जो फ्रैक्शन है कोलाइडिंग पार्टिकल्स का, इफेक्टिव कोलिजन हमें देते हैं, उनका जो रेशो होता है वो दुगना हो जाता है, ठीक है, डबल हो जाता है। और सेकेंडली अरेनियस इक्वेशन से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर